उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मानपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान से पढ़ रहे थे और उसके अंदर जो है अंतिम क्लास में हम संसद की कुछ शक्तियां पढ़ रहे थे। संसद की शक्तियों के अंदर जो है हमें आज प्रशासनिक संबंधी शक्ति पढ़नी थी। तो प्रशासनिक संबंधी शक्ति इसकी किस प्रकार है देखिए, भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। संसदात्मक हमारे यहाँ पर व्यवस्था है, मतलब शक्तियों का जो है वो क्या है, विकेंद्रीकरण है। और आपको हमें सबको ध्यान है, हम पहले पढ़ भी चुके हैं। 7वीं अनुसूची के अंदर जो है हमने शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। उसके अंदर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की जो है उसके अंदर सूचियां हैं और तीनों के प्रकार से जो है संघ और राज्यों के शक्तियों का विभाजन हो रखा है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। कार्यपालिका का जो नियंत्रण होता है वो संसद के सदनों के अंदर से ही होता है। कार्यपालिका जो है एक प्रकार से मंत्रिमंडल जो होता है उसका निर्माण, ये आपकी समझिए, ये है व्यवस्थापिका और इस व्यवस्थापिका के अंदर जो है ये है कार्यपालिका। ठीक है, व्यवस्थापिका और इस व्यवस्थापिका के अंदर ये दो चीजें क्या है, कार्यपालिका। ठीक है, कार्य करने की इकाई तो अलग है ये, लेकिन इसका जो जन्म हुआ है ये किसके अंदर से हुआ है, व्यवस्थापिका के अंदर से ही हुआ है कार्यपालिका का जन्म। तो ये कार्यपालिका के जो कार्यपालिका है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका को प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से। आगे हम पढ़ते हैं निर्वाचन संबंधी शक्तियां। संसद के पास कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार जो है संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल के अंग हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। केवल संसद के जो निर्वाचित सदस्य हैं, अनुच्छेद 54 जो है इसके अंदर राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हम बात करते हैं। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार जो है संसद के जितने सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग लेते हैं। इनके अलावा जो है दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के जो सदस्य हैं वो, और राज्य विधानमंडलों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इनके निर्वाचन में भाग लेते हैं। वही अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उनका निर्वाचन भी ये लोग करते हैं। ये भी इनको निर्वाचन संबंधी शक्तियां प्राप्त है। विधिक संबंधी जो शक्तियां हैं वो इन्हें किस प्रकार प्राप्त है, उपयुक्त के अतिरिक्त संसद को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है। पहली जो है संसद के दोनों सदन संविधान द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पास करके उसे पदच्युत कर सकते हैं, उसे पद से हटा सकते हैं। सदन के महाराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसके अंदर ये निर्वाचक मंडल के अंदर सम्मिलित हैं। लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं। दिल्ली पुडुचेरी जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और शेष जो भारत के राज्य हैं 28 वहाँ के विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो इसके भाग लेते हैं इसके निर्वाचन में। लेकिन इसे पद से हटाने के लिए, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो है संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं। संसद के किसी भी सदन के अंदर जो है वहाँ के 1/4 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव जो लाया जाता है और बाद के अंदर उसे हो सकती ये जो है प्रस्ताव लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगर लोकसभा में लाया गया है तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों के द्वारा उसे जो है उस एप्लीकेशन को जो है सामने रखना पड़ेगा। उसे 14 दिन पूर्व जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। इसके विरुद्ध भी महाभियोग लाया जा रहा है और फिर जो है 2/3 बहुमत से उसे पास करा के और दूसरे सदन में, अगर लोकसभा में लाया गया है तो राज्यसभा में, और राज्यसभा में लाया गया है पहले तो लोकसभा के अंदर उसको भेजा जाएगा। वहाँ में अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति को जो है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और इन सब प्रक्रियाओं से पहले सबसे पहले जांच होती है। अगर वो जांच के अंदर दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। ऐसा नहीं है सीधा ही महाभियोग की प्रक्रिया लगा दे, पहले जांच होगी उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी। अब तक ऐसे केवल एक बार एक राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया गया है, लेकिन वो भी अपने पद से हटे नहीं थे और वो थे वीवी गिरी। वीवी गिरी जो है, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है तो द्वितीय मतगणना के अंदर बनने वाले पहले राष्ट्रपति हैं जिनकी मतगणना में 2 बार जो है 2 चरण हुए, और पहले से राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ जो है क्या लाया गया, महाभियोग लाया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो। आगे चलिए, इस प्रकार ये दोनों जो सदन है ये सर्वोच्च उच्च न्यायालय किसी न्यायाधीश को अक्षमता
मतलब वो जो है उसकी योग्यता नहीं रहता है, क्षमता और दुराचरण उसके आधार पर किसी प्रकार का दोष होता है तो उसके आधार पर भी जो है उससे पद से हटा सकते हैं। इस प्रकार प्रस्ताव प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव लोकसभा द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसको हटाने के लिए सबसे पहले जो है जैसे लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए केवल लोकसभा के सदस्यों की अनुमति आवश्यक है, उसी प्रकार राज्यसभा के अंदर पहले उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित होना चाहिए और फिर वो लोकसभा में आएगा उसे अनुमोदित होना चाहिए। उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल की जो घोषणा होती है अनुच्छेद 352, 356 और 360 घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों को उसे अनुमोदन आवश्यक है। राष्ट्रपति ने जैसे मान लीजिए संकट काल की घोषणा कर दी तो वो करते ही जो है संकट काल घोषणा में आ जाएगा, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर जो है संसद के दोनों सदनों से उसे पारित कराया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति शासन एक बार में जो है 6 माह के लिए लगाया जा सकता है और उसे जो है 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन उसे वापस 6 माह के अंदर उसे फिर अगर उसको बढ़ाना है तो फिर 6 माह के अंदर उसे पारित करना पड़ेगा। ऐसे करते हुए जो है 3 साल तक राष्ट्रपति शासन जो है इसको लगाया। वैसे इसका कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन अधिकतम 3 साल जो है लगा सकते हैं और से संसद के दोनों सदनों का स्वीकृति होना आवश्यक है। जो है आगे हम अब तक तो संसद की शक्तियां बढ़ रहे थे, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां जो है उसको विभाजित करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोकसभा की शक्तियां और अधिकार। तो लोकसभा की पहली शक्ति है वो विधायी शक्ति। देखिए संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघ सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट विषयों पर कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण करती है। 3 प्रकार की सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची एक समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय, जो विषय इनके अंदर वर्णित होना छूट गए, इनके ऊपर तो कानून का निर्माण करती है संसद, लेकिन किसी प्रकार की विशेष परिस्थितियों के अंदर, जैसे आपातकाल की स्थिति हो गई, तो ऐसे समय के अंदर जो है राज्य सूची के विषयों के ऊपर भी जो है कानून निर्माण का काम करती है कौन? संसद। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जाते हैं और दोनों सदनों में पारित होने पर ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाते हैं। जो अवित्तीय हैं, वित्त से संबंधित वित्तीय जो है वो तो केवल लोकसभा में ही होंगे पारित। लोकसभा के अंदर इसको रखा जाएगा, केवल राज्यसभा के अंदर ये अनुमोदन के लिए जाता है। तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर इसे पारित करके भेजना पड़ता है। अगर वो 14 दिन के अंदर अंदर इसको पारित नहीं करती है तो ये स्वतः ही पारित समझा जाता है। ठीक है, तो अवित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन संबंधी विधेयक जो है दोनों सदनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है। एक सदस्य ने अगर उसे पारित किया है तो दूसरों के द्वारा उसे अनुमोदित कराना आवश्यक है। आगे चलते हैं वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में जो है शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। लोकसभा को इसलिए प्रदान की गई है क्योंकि राज्यसभा जो है वो जनता का सदन नहीं होकर राज्यों का सदन है, जबकि लोकसभा जनता का सदन है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो इसके अंदर उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वित्त संबंधी जितनी शक्तियां हैं वो लोकसभा को प्रदान की गई है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। हम जो बार बार पढ़ रहे हैं कोई भी वित्त विधेयक होगा, धन विधेयक होगा, वो जो है केवल उसको पहले तो निर्णय कौन करेगा कि धन विधेयक या वित्त विधेयक है, उसका जो निर्णय है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा और वो केवल लोकसभा के अंदर ही पारित किया जा सकता है या उसके अंदर ही पेश किया जा सकता है, राज्यसभा के अंदर पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद जो 109 है ये इसे इस बात की शक्ति भी देता है कि कोई भी धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही पारित होगा, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद धन विधेयक जो है राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा के लिए आवश्यक होता है कि धन विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक जो है उसे लोकसभा को लौटा दे। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना या नहीं करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर होता है। लोकसभा ने जैसे मान ली धन विधेयक का निर्माण कर लिया और उसे जो है पारित कराने के लिए, अनुमोदित कराने के लिए राज्यसभा के पास भेज दिया। राज्यसभा को जो 14 दिन का समय होता है जिस दिन उनको प्राप्त हुआ, उस 14 दिन के समय के अंदर अंदर जो है राज्यसभा को
विधेयक में या तो किसी प्रकार के संशोधन के साथ या बिना संशोधन के जो है लोकसभा को वापस भेजना होता है। लोकसभा चाहे तो उन जो सुझाव दिए हैं उनको स्वीकार कर सकती है और चाहे तो अस्वीकार भी कर सकती है, लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो जो धन विधेयक संबंधी अधिकार है वो राज्यसभा के पास इतना है कि वो 14 दिन जो है अपने पास उसको रोक सकती है। 14 दिन से ज़्यादा भी अगर अपने पास रोकती है तो स्वतः ही जो है विधेयक पारित माना जाता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति, भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल, सदन, संसद व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है किसका, कार्यपालिका का। थोड़ी समय पहले मैंने बताया कि ये जो है ये हमारी व्यवस्थापिका है। ठीक है, मतलब ये हमारी लोकसभा है संसद का, और इसके अंदर जो है ये हमारी कार्यपालिका है। तो इस कार्यपालिका का जो निर्माण है वो इस व्यवस्थापिका के अंदर से हुआ है। ये इसकी मांत्रिक संस्था है कार्यपालिका की व्यवस्थापिका। तो ये कार्यपालिका जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। जिस दिन उसे लोकसभा के अंदर विश्वास हो जाएगा, विश्वास समाप्त हो जाएगा, उस दिन जो है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान, लोकसभा जो है वो राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन या परिवर्तन का अधिकार प्राप्त भी करती है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के भाग में संशोधन का कार्य अखिल संसद के द्वारा ही किया जाता है। संविधान के बाद जो संशोधन होता है वो अखिल जो है संसद ही करती है। कुछ ऐसे विधेयक होते हैं जिनको पारित कराने के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की जो है सहमति आवश्यक है। निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करती है, लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में भी कार्य करती है। अनुच्छेद 54 मतलब 54 के अनुसार जो हमने थोड़े समय पहले पढ़ा, राष्ट्रपति निर्वाचन के अंदर भाग लेती है और उपराष्ट्रपति के संसद के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती है। निर्वाचित सदस्य जो है वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम राज्यसभा के कार्यों और शक्तियां जो है वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने लोकसभा की शक्तियां, संसद की जो शक्तियां और कार्य हैं रोजाना आप इनको पढ़ें, इनको रिवाइज करें।